परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज, इस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.एन. त्रिपाठी जी, सम्माननीय विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी, श्री अनिल गुप्ता जी, कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री जी, सभागार में उपस्थित विद्वद्जन, सभी आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं महंत रोहित शास्त्री जी तथा श्री कैलाश ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनकी सराहना करना चाहता हूं कि उन्होंने सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अपने मिशन में आज जम्मू कश्मीर सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है। पिछले कई वर्षों से भारत की सनातन संस्कृति और संस्कृत के विकास के लिए महंत रोहित शास्त्री जी ने, इनके संस्थान ने अप्रतिम साधना की है। समर्पित भाव से इन्होंने जम्मू कश्मीर में शांति, सौहार्द और सांस्कृतिक संपन्नता के लिए कार्य किया है। हमारी प्राचीन सभ्यता, सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक और धार्मिक विरासत ने वर्षों से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। पुरानी और नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और सुरक्षित रखने तथा उसे बढ़ावा देने के लिए समाज के सभी वर्गों को महंत रोहित शास्त्री जी और उनकी संस्था का सहयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन होगा। हमारे यहाँ ऋग्वेद में कहा गया, समान मस्तु वो मनः यथा वो सुसहासिति। हमारे मन समान हो ताकि हम मजबूत और संगठित हों। मेरा मानना है कि संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का कार्य ऐसा है कि यह समाज के एक मन होने से ही संभव हो सकता है। हर वर्ग को संगठित होकर सांस्कृतिक मूल्यों और हमारी सभ्यता के प्राचीन ज्ञान का प्रसार करने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि एक लंबे समय के बाद आज समाज की चेतना जागृत हुई है। आने वाले भविष्य में भी कैलाश ज्योतिष और वैदिक संस्थान ट्रस्ट जैसे अनेक महत्वपूर्ण संस्थानों को और अधिक जन सहयोग मिलेगा, ऐसा दिखाई पड़ रहा है और मुझे विश्वास भी है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि बिना सांस्कृतिक चेतना के विकास की उपलब्धियों की रक्षा हो नहीं सकती। आज देश विकसित बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे समय में संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा और मेरी ऐसी कामना है कि आप सब मिलकर के काम करें। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि विरासत के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरीके भी ईजाद किए जाएं और सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि हम नई पीढ़ी को कैसे इससे जोड़ सकें। जब विरासत की हम चर्चा करते हैं तब उसके प्रमुख आयामों को भी समझना बड़ा आवश्यक होगा। भारतवर्ष की हजारों वर्षों की समृद्ध विरासत में मुख्यतः 3 क्षेत्र शामिल माने जा सकते हैं। एक हमारी प्राकृतिक विरासत, दूसरी हमारी सांस्कृतिक विरासत और तीसरी हमारी जीवंत विरासत। प्रकृति के साथ मानव समाज के तादात्म्य का जैसा दर्शन भारत ने विश्व को दिया है, वैसा किसी और सभ्यता में देखने को नहीं मिल सकता है। 5000 वर्ष पूर्व अथर्ववेद में कहा गया, जन बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माण पृथ्वी यथोकसम। अर्थात यह पृथ्वी जिस पर विभिन्न विश्वास और चेतना के लोग एक शांतियुक्त घर के समान रहते हैं, हम सबको सुख दे। पृथ्वी सूक्त में तो कहा गया कि सानो भूमस
त्वसी बलम राष्ट्रे दधात्तमे अर्थात यह भूमि हमारे उत्तम राष्ट्र को तेज और शक्ति प्रदान करे। और इसलिए आज इस सांस्कृतिक महोत्सव में हमारा पहला संकल्प अपनी प्राकृतिक विरासत का संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए। हमारी चेतना में ये बात बैठे ही जानी चाहिए कि प्राकृतिक विरासत पर हमारा अधिकार अस्थायी है और हम तभी तक विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं जब तक यह विरासत और ब्रह्मांड से हमारा तालमेल बना हुआ है। हमारी संस्कृति में प्रार्थना भी की गई है कि पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों से संपन्न यह धरती समस्त मानवता और उसकी संपूर्ण विविधता का पोषण करे और उसके विकास में सहायक बनकर समाज को समृद्धि के रास्ते पर ले जाए। प्राकृतिक विरासतों के प्रति यह हमारा दर्शन रहा है और इसलिए हमारे पूर्वजों ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही रूपों से विविधता का पोषण किया, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया। संसार में सिर्फ भारतवर्ष एकमात्र ऐसा देश है जिसने बचपन से नई पीढ़ी को सिखाया है कि धरती हमारी माता है। पवस्य भूर्मि पुत्रः अहम पृथिव्या। और उस माता से हमने सदैव यही कामना की है कि वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करे और हमारा पालन पोषण करे। ऐसा संस्कार विश्व के किसी और देश में देखने को नहीं मिल सकता। और इसलिए आज इस अवसर पर आप सबसे मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि प्राकृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए मिल करके मुहिम चलाने की आवश्यकता है। हजारों वर्षों से धरती माता हमारी सेवा कर रही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम मिलकर धरती माता की सेवा करें। और मेरी अपेक्षा होगी कि हर एक वर्ग, विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी के लोग सरल और सस्टेनेबल जीवन शैली के ब्रांड एम्बेसडर कैसे बन सकते हैं। और जब ये ब्रांड एम्बेसडर बनकर समाज में धरती माता के प्रति कर्तव्यों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे तो निश्चित रूप से लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, दूसरा क्षेत्र हमारी सांस्कृतिक विरासत का है। सांस्कृतिक विरासत में मूर्त और अमूर्त ये दोनों प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं। इसमें सबसे ऊपर हमारी परंपराएं, हमारे रीति रिवाज, हमारे जीवन मूल्य, हमारे ऐतिहासिक स्थल और आध्यात्मिक ऊर्जा स्थल भी इसमें शामिल है। इन सभी का मिला जुला स्वरूप कई पीढ़ियों से भारतवर्ष की पहचान और भारतवासियों के जीवन शैली को नया आकार प्रदान कर रहा है। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में पहला संकल्प अपनी पहचान के संरक्षण का है। और मेरा मानना है कि अपनी पहचान से ही समाज को अपनी जड़ों से जुड़ने और अपने इतिहास को समझने में मदद मिलती है। नई पीढ़ी जिसने प्राचीन इतिहास को अगर नहीं पढ़ा है तो वो पूछ सकती है कि हमारी पहचान क्या है। वायु पुराण में हमारे यहाँ कहा गया, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारतम नाम भारती यत्र संस्तति। अर्थात समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों या नागरिकों को भारतीय कहते हैं। भारतीय यानी सनातन संस्कृति के उत्तराधिकारी, जिन्होंने समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित एक ऊर्जा क्षेत्र में जन्म लिया। और मैं निजी तौर पर ये हमेशा से मत रहा है मेरा, भारत कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र है जहाँ हजारों वर्षों से ऋषियों ने, मुनियों ने साधना की है, तपस्या की है और अपना पूरा जीवन समाज के लिए आवश्यक सत्य और मूल्यों की खोज में लगा दिया है। और तभी तो स्वामी जी आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप कह सकते हैं पूरे विश्व का यह एक अद्वितीय इलाका है जहाँ साइंस और संस्कार दोनों ने एक साथ तरक्की की, जहाँ स्वयं को जानने की यात्रा भी उतनी ही पवित्र मानी गई
जितनी अज्ञात साइंस के विभिन्न पहलुओं की यात्रा है। सनातन संस्कृति के हर एक पवित्र ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण तथा अन्य शास्त्रों में इस बात का पर्याप्त वर्णन है, जिक्र है कि भारत ने चेतना के परम शिखर को छुआ था और उससे प्राप्त विचारों को समाज में प्रसारित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, पूर्वजों ने देश के अलग अलग भागों में घूमते रहे। संस्कृत ही हमारी भाषा थी और इस भाषा के संवर्धन के लिए भी महंत रोहित शास्त्री जी अथक प्रयत्न कर रहे हैं। महर्षि अरविंद ने कभी कहा था कि प्राचीन काल में भी दर्शन, धर्म और संस्कृति के मूल उपकरणों की खोज लोग वेदों के मन दृष्टा ऋषियों की वाणी में ही करते थे। और ये बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि बाद में विकसित होने वाली सारी भारतीय आध्यात्मिकता के बीज वेदों में ही उपलब्ध हैं। इस देव भाषा को माध्यम बनाकर हमारे पूर्वजों ने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया था। और उदाहरण के तौर पर मैं विशेष रूप से युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगा कि इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हजारों वर्ष पूर्व जम्मू में पूजा करने से पहले जब कोई नागरिक स्नान करता था तब वह सभी नदियों का नाम लेता था। गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिना सनिध कुरु। पुरानी पीढ़ी आज भी उनकी सौंपी मंत्र रूपी उस विरासत का जाप करती है, क्योंकि यही हमारी पहचान है और यही हमारी सनातन संस्कृति है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति हैं और भारत के ही नॉलेज सिस्टम की वजह से वैश्विक मानव सभ्यता का विकास संभव हो सका था। विष्णु पुराण में कहा गया कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरा तत्व। अर्थात देवता भी निरंतर यही गान करते रहते हैं, जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग भूत भारतवर्ष में जन्म लिया, वह सभी पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य है। श्रीमद् भागवत में तो यहाँ तक कहा गया, अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदतु स्वयं हरि यर्जन्म लब्धम नृसु भारतीजे मुकुंद शैवोपयकम स्पृहायन। देवता भारत के नागरिकों के सौभाग्य पर ईर्ष्या करते थे, कभी ईर्ष्या करते थे और कहते थे कि इन लोगों ने न जाने कौन से ऐसे शुभ कर्म किए थे जिनके फलस्वरूप इन्हें पवित्र भारत भूमि के प्रांगण में मानव के रूप में जन्म लेने का अवसर मिला था। अपनी मातृभूमि में गर्व की भावना का प्रतिबिंब वाल्मीकि रामायण में स्वयं भगवान रामचंद्र जी के शब्दों में ये बात स्पष्ट मिलती है। और उन्होंने कहा भी, नेयम स्वर्णपुरी लंका रोचते मम लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, यद्यपि यह लंका सोने की बनी है, फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। और इसलिए मैं नई पीढ़ी के लोगों से भी और पुरानी पीढ़ी के लोगों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि इस महान सनातन परंपरा के उत्तराधिकारी होने के नाते हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी सांस्कृतिक पहचान को हम बढ़ावा दें और इस कार्यक्रम की तरह ही निरंतर अपनी संस्कृति की विशिष्टता का उत्सव केवल जम्मू में नहीं बल्कि जम्मू के ग्रामीण इलाकों में भी मनाएं। आज की युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को मिलकर आने वाली भावी पीढ़ी को प्रेरित करने की भी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। उन्हें बताना होगा कि आज स्टोन एज से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक विश्व के सभी देश जितनी भी तरक्की कर सके हैं, उसके पीछे भारत के इन्वेंशन और हमारे पूर्वजों के नॉलेज सिस्टम का सबसे बड़ा योगदान है। मानव सभ्यता में सबसे तेजी से प्रगति कंप्यूटर के आविष्कार के पश्चात हुई, लेकिन ये बराबर समझने की बात है कि कंप्यूटर का ऑपरेशन मूल रूप से किस पर निर्भर है? संख्याओं पर निर्भर है। विशेष रूप से जो बाइनरी सिस्टम है
0 और 1, ये जो नंबर हैं जिससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है। शून्य की अवधारणा दिया किसने दुनिया को? शून्य की अवधारणा देने के साथ साथ भारत के ही मैथमेटिशियंस ने अलजेब्रा और अर्थमेटिक इन्वेंट करने का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशमलव प्रणाली जिसे आज दुनिया भर में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका सबसे पहला आविष्कार हमारी मातृभूमि में भारत में हुआ था। मित्रों, नंबर से लेकर नॉलेज तक, साइंस से लेकर संस्कार और स्पिरिचुअलिटी तक भारतवर्ष ने दुनिया को अनगिनत और अनमोल उपहार दिए हैं, जिन्होंने मानवता का उत्थान किया है। चाहे लेखन की कला हो, साहित्य हो, ग्रामर हो, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, विकास के लिए आवश्यक सभी क्षेत्र में भारत की छाप विद्यमान है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि सैकड़ों वर्ष की गुलामी ने हमारे मानस को झकझोर दिया, प्रभावित किया। हमारे स्वर्णिम इतिहास को उल्टा हमें पढ़ाया गया। अब इतिहास ने फिर करवट बदली है और जो कॉलोनियल माइंडसेट कैसे समाप्त होगा, देश अब उस दिशा में सोचने लगा है। और ये सौभाग्य है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका एक अभियान शुरू किया है। और मुझे लगता है कि भारत की भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि से दुनिया परिचित हो, हमारी सनातन संस्कृति एक बार पुनः दुनिया के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो, इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। तीसरा क्षेत्र हमारी जीवंत विरासत का है, जिसमें गतिशील और निरंतर विकसित होने वाले सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, लोक कला, परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ी तमाम विधाएं, नॉलेज, ट्रेडिशनल क्राफ्ट और स्किल, ये सब शामिल हैं। हजारों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होती रही, जिन्होंने त्योहारों तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस के जरिए सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक सामंजस्य को बढ़ावा दिया है। यह सच है कि आज़ादी के पश्चात कुछ दशकों तक जीवंत विरासत के महत्वपूर्ण तत्वों के संरक्षण और संवर्धन में जिस तरह का काम हम करना चाहिए था, देश को हम नहीं कर सके। लेकिन आज ये महसूस कर रहा है देश कि पिछले 10-11 वर्षों में भारत के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण की एक नई ऊर्जा और एक नई लहर देखी जा रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन तत्वों को शामिल कर भावी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विविधता के अमृत पहुंचाने के प्रयत्न भी प्रारंभ हो गए हैं। मैं समझता हूं इस प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टूल्स ने भी अतुलनीय योगदान दिया है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आज युवा पीढ़ी को वह कंटेंट भी सहजता से उपलब्ध है जिसे पहले ढूंढने में महीनों लग जाता था। आज अनेक संस्थाएं हैं जो वर्चुअल म्यूजियम स्थापित कर रही हैं, और मैं अनुरोध करूंगा रोहित शास्त्री जी से और उनके संस्थान से इस कार्य में भी लोग आगे बढ़कर कैलक ज्योतिष वैदिक संस्थान की सहायता करें। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के द्वारा भी जम्मू कश्मीर के द्वारा इन सब चीज़ों को बड़ी संख्या तक हम पहुंचा सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विकसित भारत के निर्माण के लिए साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है, आर्टिस्ट की भी ज़रूरत है और स्पिरिचुअलिस्ट की भी ज़रूरत है। ये तीनों हमारे मूल स्तंभ हैं, तीनों की ज़रूरत है। आज हम सनातन संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर चर्चा कर रहे हैं। तब मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत और जीवंत विरासत, इन तीनों के संवर्धन के लिए पर्यावरणविद, नगर नियोजक, आध्यात्मिक गुरु, ऋषि मुनि से लेकर पुरातत्ववादी, लेखक, संगीतज्ञ, शिक्षक, लोक कला से जुड़े लोग और कम्युनिटी का सहयोग, ये सब आवश्यक होगा। यह कार्य तो एक पवित्र महायज्ञ सरीखा है। मैं माता वैष्णो देवी से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि संगठित होकर हम इस महायज्ञ में अपने अपने कर्तव्यों की आहुति जरूर दें,
इतना ही निवेदन करके रोहित शास्त्री जी, आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।